हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैक क्लासेस बाय कौशिक सर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ये अगली क्लास मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं अभी। तो बहुत ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ों को समझा जाए, नहीं तो मैकेनिक्स में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जो हम लोग के पास है आगे पढ़ने के लिए, वो है कुछ बेसिक टर्म्स, यानी सम बेसिक टर्म्स। हिंदी में इसको बोलेंगे कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको पढ़ना है, उनकी डेफिनेशंस को जानना है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में देखा था, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। पहला जो लेक्चर है वो फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग स्पेस, टाइम, मास, पार्टिकल, फ्लेक्सिबल बॉडी एंड रिजिड बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इनका मैकेनिक्स में क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेस के डेफिनेशन से। तो हम लोग पहले स्पेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्पेस का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ रीजन और एरिया, यानी ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्पेस है। स्पेस ही का डेफिनेशन स्पेस में बोल रहा हूँ, बट ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे इन विच द स्टडी ऑफ अ बॉडी, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र में किसी भी बॉडी को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बॉडी के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? तो स्टडी ऑफ बॉडी का मतलब हो गया बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स, यानी स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। किसी भी तरह का फोर्स यदि एक्ट कर रहा है बॉडी में, तो हम लोग उसकी स्टडी जिस भी क्षेत्र में करेंगे, और वो जो बॉडी होगा वेदर इन रेस्ट और इन मोशन। डेफिनेशन में क्या लिख रहा है? वेदर इन रेस्ट और इन मोशन, यानी कि बॉडी आपका स्थिर भी हो सकता है बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, और मोशन में भी हो सकता है, यानी गति में भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों की जब हम इन दोनों केसेस में जब हम किसी बॉडी को स्टडी करते हैं अच्छे से, तो वो हमारा कहलाता है, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, वो हमारा कहलाता है स्पेस। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि हमने बनाया है एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन फिगर। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन फिगर। वैसी सारी चीज़ें जो हमारे एक पन्ने के ऊपर बनाई जाती है, एक पेज पे जो हम लोग बनाते हैं, वो सारा हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है। हमारे पास जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, जो सिनेमा हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ भी 2 डायमेंशनल सिनेमा ही चलता है। पर आजकल क्या है, 3 डायमेंशन का ज़माना है। 3 डायमेंशनल में जो चीज़ें होती हैं वो आपके बाहर, आपके सामने निकल के आ जाती हैं। समझने वाली बात है। तो जब आपके सामने निकल के आ जाती हैं वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको एक ग्लास का प्रयोग करना पड़ता है। एक सिंपल सा ग्लास आता है, 3D ग्लास उसको बोलते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो उसको लगा के देखते हैं। तो मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? मूवी देखने समय में जब आप नॉर्मल सा एक मूवी देख रहे हैं एक प्लेन पर्दे के ऊपर, तो वो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि उसमें से चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। बट जब आप 3 डायमेंशनल देखने जा रहे हैं तो वहाँ से चीज़ें बाहर आ जा रही हैं। तो यदि मैं इस पेन की बात करूं, ये पेन जो है, इसको आप एक तरफ से यदि देखते हैं, एक बार में आप एक ही तरफ से देख पाएंगे। तो जब आप एक तरफ से देखते हैं तो आपको सिर्फ इसका एक साइड दिखता है। क्या आप एक ही टाइम में दूसरा साइड भी देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो जो हमारे पास पॉसिबल है पेन और पेपर का प्रयोग करके किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना, इसी पेन को ही अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ आगे वाला चीज़ पोर्शन ड्रॉ करेंगे। तो जो आगे वाला पोर्शन हम ड्रॉ करेंगे, पीछे वाला नहीं दिखा पाएंगे, या ऊपर वाला नीचे वाला नहीं दिखा पाएंगे। तो वो जो ड्रॉ होगा फिगर, वो हमारा 2 डायमेंशंस के लिए होगा। एक हमारा एक्स होगा और दूसरा हमारा वाई होगा। इस पेन में x जो हो जाएगा, ये ऐसे जो लेंथ है, इस तरह जो चलते हैं हम लोग इस लाइन पे, यानी ये मोटाई ये जो होगी x एक्सिस के लॉन्ग होगी, लेकिन ये जो लंबाई है इसकी, ये y एक्सिस के लॉन्ग होगी, यानी ये y एक्सिस होगा।
समझ गए बात को? यानी कोई भी फिगर यदि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये एक पन्ने के ऊपर होगा, ये एक प्लेन के ऊपर होगा। इसी को हम लोग एक प्लेन भी बोलते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि प्लेन क्या होता है, पर इसी को हम लोग प्लेन भी बोलते हैं। अब इसी में आपको जेड एक्सिस भी निकल के आता है। तो जेड एक्सिस कहाँ होता है भाई? जेड एक्सिस जो होता है ये बिल्कुल सामने की ओर निकला हुआ रहता है। जेड एक्सिस कहाँ होता है? बिल्कुल सामने की ओर निकला हुआ रहता है, जो हमको दिखता नहीं है। पर यदि हमको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पकड़ के इसको ऐसे जब खींचेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पकड़ा और इस एक्स को बाहर खींचा। जब हम बाहर खींचेंगे तो हमको जेड एक्सिस भी दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेड एक्सिस। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो जेड एक्सिस आगे और पीछे की ओर दिखा रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल की ओर दिखा रहा है। तो ये हमारे स्पेस को डिनोट करता है। इन्हीं एक्सिस की मदद से हम किसी भी बॉडी के मोशन को समझ सकते हैं, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम के डेफिनेशन पे। ठीक है, तो अगला डेफिनेशन है हमारा टाइम का। टाइम यानी समय। ठीक है, बट मैकेनिक्स में हम लोगों को इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेफिनेशन है आपके सिलेबस में दिया हुआ, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टाइम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज अ क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स द मेजरमेंट ऑफ सक्सेसिव इवेंट्स। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम लोग समझते हैं उन चीज़ों को जिससे किसी को परिभाषित किया जा सके, किसी चीज़ को जो है हम लोग जान सके, उसके मूल्य को परिभाषित करें। जैसे हमारा लेंथ होता है, लंबाई, चौड़ाई, दूरी, ये सब चीज़ें जो हैं, वजन, वेट, ये सब चीज़ें हैं किसी चीज़ को स्पेसिफाई करती हैं। वजन आपके पूरे वजन को स्पेसिफाई करता है। लेंथ जो है आपका पूरा दूरी को स्पेसिफाई करता है कि कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। ब्रेड्थ जो है वो चौड़ाई को दर्शाता है। सो ये जो है एक तरह का क्वांटिटी है उसी सब टाइप्स का, और वो क्या दर्शाता है? इंडिकेट्स द मेजरमेंट ऑफ, यानी मापने की, किसको मापने की? सक्सेसिव इवेंट्स, यानी काल में। इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि सक्सेसिव इवेंट्स का मतलब हो गया आपके काल जो है वो बीतते जा रहे हैं। ठीक है, काल जो है वो बीतते जा रहा है। सो सक्सेसिव इवेंट्स को जो मेजर करेगा वो हमारा समय कहलाएगा। दूसरा जो डेफिनेशन है वो वैज्ञानिकों ने बनाया है। उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने डिफाइन किया कि इट इज़ ए प्रोग्रेशन ऑफ, यानी बढ़ते क्रम में बढ़ना है। किस तरफ से बढ़ना है? प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स, काल का बढ़ना है। कहाँ से? तो पास्ट से टू द प्रेजेंट, यानी भूतकाल से आपको कहाँ आना है? वर्तमान काल में, और प्रेजेंट एंड इनटू द फ्यूचर, और कहाँ जाना है? भविष्य काल में जाना है। तो ये आगे बढ़ता है, कहाँ से? पास्ट से प्रेजेंट में और फिर फ्यूचर में। तो वैज्ञानिकों ने इस तरह से इसको डिफाइन किया। अब इसको जो है हम लोग कैसे दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे, उसके लिए थर्ड पॉइंट है, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी इसको हम कैसे माप सकते हैं? तो हम लोग सेकेंड, यानी समय में जो टाइम है, घड़ी में जो सेकेंड की सुई होती है, सेकेंड टिक 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 करके चलता रहता है, आपने देखा होगा घड़ी में, तो वो सेकेंड की सुई होती है। 60 सेकेंड जब पूरा जाता है, पूरा कंप्लीट करता है, तो वो 1 मिनट होता है। तो सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा? मिनट। 60 मिनट हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा आवर्स, यानी घंटा। उसी तरह 24 घंटा होगा तो दिन, 1 दिन। फिर 7 दिन मिला के हो जाएगा वीक्स, वीक्स मतलब सप्ताह। 4-5 सप्ताह मिला के हो जाएंगे मंथ्स, यानी महीने, और 12 महीने मिला के हो जाएगा ईयर्स। तो हम लोग इस तरह से समय को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले डेफिनेशन पे, जिसको बोलते हैं मास। सो अगला डेफिनेशन है हमारा मास का डेफिनेशन। तो ये क्या बोलता है? मास यानी वजन। आपका जो वजन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वजन होता है, उसको हम लोग मास बोलते हैं। तो क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी ये उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो मैटर को डिफाइन करता है, उसकी क्वांटिटी को, यानी कितना मैटर है।
किसी भी बॉडी के अंदर, कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी भी वस्तु के अंदर जो है कितना मात्रा में कोई भी मैटर भरा हुआ है, कोई भी चीज़ें भरी हुई है, कोई भी किसी भी तरह का वो वजन लेकर के चल रहा है। ठीक है, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। इसको बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन में रखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी वस्तु के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको यदि हम मेज़र करने जाते हैं तो वो हमारा मास कहलाता है। ठीक है, सो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, यानी किलोग्राम। मास का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम किस तरह से दर्शाते हैं, तो किलोग्राम में दर्शाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो 90 किलोग्राम का है, कोई व्यक्ति है जो 70 किलोग्राम का है, तो ये क्या दिखा रहा है कि उस व्यक्ति के बॉडी में, शरीर में 90 किलोग्राम की चीज़ें जो हैं वो अंदर में रखे हुए हैं, उस बॉडी के अंदर में हैं। ठीक है, उस बॉडी के अंदर में 70 किलोग्राम है ना, तो वो मैटर हो गया। उस बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसका मैटर हो गया। समझ गए बात को? ठीक है, अब हम लोग अगले डेफिनेशन पे आते हैं। अब अगला जो डेफिनेशन है हमारा वो है पार्टिकल के बारे में। तो पार्टिकल को कैसे डिफाइन करते हैं? पार्टिकल जो हो गया किसी भी मैटर का, मैंने अभी मैटर समझाया था कि किसी वस्तु के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर कहलाती हैं। तो उस मैटर का यदि बिल्कुल छोटा सा एक भाग हम लेते हैं उसको पार्टिकल कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अ स्मॉल पार्ट, छोटा सा एक भाग ऑफ अ मैटर, किसी मैटर का, विच हैज़ मास, उसका क्या होगा? मास होगा, यानी उसका वजन होगा, बट नो डायमेंशन, लेकिन उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन कहने का मतलब हो गया कि वो किस तरफ लग रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल डायमेंशन लेस होता है, उसमें किसी भी तरह का आपको समझ नहीं आएगा कि वो लोकेशन क्या है, बट वो है, वो एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है ये आप उसको नहीं समझ पाएंगे। उसका एक फाइनाइट मास होता है, एक बिल्कुल छोटा सा चीज़ हम अगर निकाल लें मैटर में से तो वो हमारा पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि एटम्स। एटम जो होते हैं वो छोटे छोटे आपके बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोस्कोप से यदि किसी चीज़ को आप देखेंगे, किसी मेटल को ही देखते हुए, तो आपको क्या दिखता है? एटम्स दिखता है, मॉलिक्यूल्स दिखता है या इलेक्ट्रॉन्स दिखता है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपके पार्टिकल के टर्म्स में आएंगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले डेफिनेशन की ओर। तो अगला जो डेफिनेशन है वो है हमारा फ्लेक्सिबल बॉडी का। तो फ्लेक्सिबल बॉडी, नाम से ही लग रहा है कि फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। ठीक है, तो कोई वस्तु लचीला कब होता है? जब वो किसी भी तरफ मुड़ सकता है, किसी भी तरफ झुक सकता है, पर टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन भी वही बोल रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज, चूँकि मैकेनिक्स के टर्म्स में हम लोगों को समझना है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक सॉलिड बॉडी है, यानी एक ठोस वस्तु है, बिल्कुल ठोस वस्तु है, पर उतनी भी ठोस नहीं है क्योंकि विच अंडरगो डिफॉर्मेशन, वो क्या करती है? मुड़ने लगती है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? मुड़ जाना किसी भी पॉइंट से या झुक जाना, है ना, किसी भी पॉइंट पे। कब झुकेगा? व्हेन द फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन इट, जब उस पे बल लगेगा, जब उस पे फोर्स अप्लाइड होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? झुक जाएगा किसी पार्ट पे, जिस जगह पे फोर्स अप्लाई होगा वहाँ पे वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। यहाँ एक मैंने फिगर से इसको दर्शाने की कोशिश की है। मान लीजिए कि कोई एक रॉड है, लोहा का रॉड है या किसी भी एल्युमिनियम का रॉड है, उस रॉड पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे हम दबाव बना रहे हैं। ठीक है, तो दबाव बनाने के बाद वो बॉडी जो है वो हमारा कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, ये बॉडी जो है, ये जो रॉड है, ये हमारा कैसा हो जा रहा है? वो कुछ इस तरह का हो जा रहा है। तो इसने क्या किया? पहले वाले शेप से ये क्या हो गया? थोड़ा सा डिफरेंट शेप का हो गया, अलग शेप का हो गया, अलग जो है उसका डायमेंशन हो गया। तो फोर्स लगने के वजह से ये झुक गया, है ना, या मुड़ गया अपने उस पॉइंट पे। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। आजकल जो इंजीनियरिंग में हम लोग जो भी वस्तु का प्रयोग करते हैं वो फ्लेक्सिबल बॉडी ही होना चाहिए। हमारा जो डिमांड है वो फ्लेक्सिबल बॉडी का होता है। ठीक है, आगे भी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे।
और इंजीनियरिंग जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे वैसे मटेरियल्स की ज़्यादा खोज होती है जो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस पर फोर्स पड़े और वो उस जगह से टूट जाए तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है ना। तो लोग आजकल वैसी वस्तुओं को खोजते हैं कि फोर्स लगने के बाद भी उसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं आए, उससे हमारा काम चलता रहे। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल बॉडी से ही मिलता जुलता है एक रिजिड बॉडी, तो उसके डेफिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन बिल्कुल फ्लेक्सिबल बॉडी से उल्टा होगा। ये क्या बोलता है? इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी विच डू नॉट अंडरगो। ये क्या कर रहा है? इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी, ये वैसी बॉडी को डिफाइन करता है जो नहीं होता है, जो नहीं झुकता है किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन से। मतलब किसी भी प्रकार का उसमें झुकाव नहीं होता है, मुड़ना नहीं होता है। व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट, जब इस पे जो है हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो उस पॉइंट से जो है मुड़ता नहीं है, उस पॉइंट से वो झुकता नहीं है। जैसा कि पिछले में हम लोगों ने देखा था कि कोई रॉड था, उस पे फोर्स लगने के बाद वो क्या हो रहा था? बिल्कुल झुक जा रहा था, ऐसे मुड़ जा रहा था बीच से, है ना, इस पॉइंट से मुड़ जा रहा था। पर ये जो है वस्तु, ये रिजिड बॉडी है, यानी ये फोर्स लगेगा तो ये झुकेगा मुड़ेगा नहीं, सीधा ब्रेक कर जाएगा, इस जगह से सीधा टूट जाएगा, दो भाग में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये झुकेगा या मुड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ये हमारा हो जाता है रिजिड बॉडी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आए होंगे। ये ज़्यादा मुश्किल डेफिनेशंस नहीं है, बट इनको समझना ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिख सकें। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं जो हमारे सेकेंड पार्ट में आएंगे इस लेक्चर के बाद, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।